हाँ, तो देखिए बच्चों, कल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, दोनों तरह की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है। अब देखो, एक छोटी सी एक टर्म और यहाँ आती है जिसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। देखिए, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। अब देखो, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है। एक तो होता है पीजो इलेक्ट्रिक और एक होता है पायरो इलेक्ट्रिक। तो डाई इलेक्ट्रिक में सबसे पहले देखते हैं अपन यहाँ पर पीजो इलेक्ट्रिक। पीजो इलेक्ट्रिक, ये छेड़ो, पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कह दीजिए, सॉलिड के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, पीजो इलेक्ट्रिक सॉलिड। तो देखो, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिन पर यदि एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाए तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ध्यान दीजिए, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं कि जिन पर यदि बाहर से प्रेशर, जैसे दबाएं, ये एक सॉलिड है, मान लो ये एक पीजो इलेक्ट्रिक सॉलिड है, इसको दबाएं हम यहाँ पर, यो दबाएं ऐसे हम, तो दबाने से इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हम इसे कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक सॉलिड या पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब दबाना तो सॉलिड को पड़ेगा ना, ऐसा लिक्विड नहीं हो सकता, ऐसे गैस नहीं हो सकती, सॉलिड होते हैं दरअसल ये, इस तरीके से। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, सम सॉलिड्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी on applying external pressure, external प्रेशर। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिन पर यदि एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें, दे विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। उन सॉलिड का नाम क्या होता है? पीजो इलेक्ट्रिक सॉलिड। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होती है, तो इनको पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल भी बोल देते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। इसका एग्जाम्पल है, देखिए, एक तो होता है क्वार्ट्स। ये क्वार्ट्स ये सिलिका की एक फाइन फॉर्म है, सिलिका होती है ना, SiO2, उसी के एक फॉर्म है क्वार्ट्स। एक होता है रोशेल साल्ट, रोशेल साल्ट। ये रोशेल साल्ट होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरिक एसिड। ये टार्टरिक एसिड का सोडियम पोटेशियम साल्ट है, इसको बोलते हैं हम रोशेल साल्ट। और एक क्वार्ट्स, क्वार्ट्स तो ठीक है, सिलिका ही होता है, SiO2, सिलिका के एक बहुत ही फाइन फॉर्म को क्वार्ट्स बोल देते हैं। रोसेल साल्ट क्या होता है? ये टार्टरिक एसिड का सोडियम पोटेशियम साल्ट होता है। इसका केमिकल नेम यदि लिखना चाहेंगे ऐसा लिखेंगे, देखिए, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्टरेट, इसको कहते हैं रोशेल साल्ट। ये ऐसे दो सॉलिड हैं जिनको यदि दबाएं तो उनमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यही आपके पीजो इलेक्ट्रिक सॉलिड होते हैं। दूसरा नंबर आता है पायरो इलेक्ट्रिक, पायरो इलेक्ट्रिक सॉलिड। अब पायरो इलेक्ट्रिक में क्या होता है? देखिए, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको यदि गर्म करें, हल्का सा गर्म करें, तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसको पायरो यानी कि टेम्परेचर, ठीक है ना, तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी ऑन हीटिंग। तो ऐसे सॉलिड्स का नाम होता है पायरो इलेक्ट्रिक सॉलिड, ठीक है ना। तो सम सॉलिड्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग
गर्म करने पर कुछ सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पायरो इलेक्ट्रिक सॉलिड। इसका एग्जाम्पल है बेरियम टाइटेनेट। बेरियम टाइटेनेट, फार्मूला क्या है? BaTiO3, इसका नेम होगा बेरियम टाइटेनेट। ये होते हैं आपके पायरो इलेक्ट्रिक सॉलिड। तो ये है आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो 3 तरह की प्रॉपर्टी हमने देखी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और डाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इंग्लिश मीडियम की क्लास में थोड़ा सा लास्ट में वो पिछला देखिए, वो चल रहा था ना अपना डिफेक्ट में, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में थोड़ा सा कुछ बच्चों का फ़ोन आया था कि वो रह रहा है, उसको मैं दोबारा यहाँ देखो यार डिस्कस कर रहा हूँ मैं। एक आध न्यूमेरिकल भी आज अपन डिस्कस करते हैं जो छूट गया तुम्हारा है। तो देखो पिछली क्लास में अपने जो चल रहा था ना नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, उसमें चल रहा था इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अच्छा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में डॉपिंग हम देख चुके थे, डॉपिंग हम देख चुके थे। डॉपिंग के बाद देखो इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड, ये चल रहा था, आयोनिक नहीं, इन कोवलेंट सॉलिड, ये चल रहा था हमने। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड के पार्टिकल में कोवलेंट बॉन्ड होता है, जैसे कि डायमंड हुआ, ग्रेफाइट, सिलिका वगैरह, इनमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट किस तरह से होती है इसको ज़रा। तो देखो इसमें 2 तरीके से इम्प्योरिटी डिफेक्ट होती है। एक तो होती है सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट को जरा एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए एक डायग्राम है, एक सॉलिड के पार्टिकल है, वेल अरेंज पार्टिकल है किसी सॉलिड के। देखिए अब ये सारे पार्टिकल किसी एक ही एलिमेंट के हैं। मान लो वो एलिमेंट ए है, ये सारे एटम्स ए हैं ये। अब यदि इसमें कोई ऐसे इम्प्योरिटी मिला है, ऐसे सब्सटेंस की इम्प्योरिटी मिला है जिसका एटॉमिक साइज इस एक ही एटॉमिक साइज के आसपास का हो, तो भी क्या होगा? वो एक को अपनी पोजीशन से रिप्लेस करेगा। कुछ एटम्स ऑफ ए की जगह पर इम्प्योरिटी के एटम आ जाएंगे। मान लो एटम ऑफ बी है ये, तो इसे कहेंगे सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, यानी कि पार्टिकल ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस रिप्लेस द पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस, या पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस आर रिप्लेस्ड बाय पार्टिकल ऑफ इम्प्योरिटी, तो बनेगी सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। इसमें क्या होगा देखिए कि पार्टिकल्स ऑफ प्योर solid are replaced by particle of impurity, तो इसे क्या कहेंगे हम? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से, तो ये क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है अलॉय। जितना भी अलॉय हैं, जितना भी मेटल जैसे कि ब्रॉन्ज वगैरह, पीतल वगैरह, ठीक होता है ना, ये सब इसी कैटेगरी के होता है। जैसे कॉपर में जिंक मिला दिया तो क्या होगा? क्योंकि जिंक और कॉपर का साइज ऑलमोस्ट सेम ही होता है ना, तो जिंक में कॉपर मिलाओगे तो जिंक के एटम की जगह कॉपर के एटम ले सकते हैं, या कॉपर में जिंक मिलाओगे तो कॉपर के एटम रिप्लेस हो जाएंगे जिंक के एटम से, और एक अलॉय बनता है। अलॉय, जितने भी अलॉय हैं वो सब क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट के एग्जाम्पल हैं। चलो देखिए यहाँ नोट कीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। अब एक और डिफेक्ट होती है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये तो हो गए सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। इसके बाद इसमें बात करते हैं देखिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। ये देखिए नंबर 2,
इंटर स्टिशियल डिफेक्ट। अब देखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, वापस एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखें यहां पर हम। अब ये सारे किसी प्योर सब्सटेंस के एटम है, जैसे कि ए कोई भी एटम हो सकता है। अब यहाँ पर जो इम्प्योरिटी आती है वो वॉइड में आती है, वॉइड में, जैसे कि बी, ये वॉइड में आती है, तो इसको कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो वॉइड्स, वॉइड्स का नाम इंटरस्टिशियल्स भी कहलाते हैं वर्ड्स को। वैकेंट स्पेस है ना जो इंटरस्टिशियल्स होते हैं, तो वॉइड्स और प्योर सब्सटेंस आर ऑक्यूपाइड बाय द इम्प्योरिटीज, तो ये होती है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बड़ी सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, देखिए। तो वॉइड्स ऑफ प्योर क्रिस्टल आर occupied by particles of impurity, particles of impurity। तो ये इस कैटेगरी के डिफेक्ट क्रिएट होती है। अब इसका एग्जांपल जैसे कि मेटालिक हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड इसका एग्जांपल है। मेटालिक हाइड्राइड में क्या होता है, देखिए कि वॉइड में हाइड्रोजन के एटम का प्लेसमेंट हो जाता है। एक मेटल होता है और उस मेटालिक क्रिस्टल के अंदर जो वॉइड्स होते हैं, अब क्योंकि हाइड्रोजन के एटम तो बड़ा छोटा सा एटम होता है ना, उस पर हाइड्रोजन के एटम का प्लेसमेंट हो जाता है वॉइड के अंदर, तो मेटालिक हाइड्राइड, ठीक है ना। कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन में क्या होता है, देखिए कार्बन, बोरॉन वगैरह की इम्प्योरिटी होती है कास्ट आयरन के अंदर, और वॉइड के अंदर कार्बन आ जाएगा, कहीं बोरॉन आ जाएगा, इस तरीके से। तो वो कास्ट आयरन, क्योंकि कास्ट आयरन में मेनली तो आयरन ही होता है ना, बट इम्प्योरिटी की फॉर्म में कार्बन होता है मेनली, यहाँ पर कार्बन। और वो कार्बन के एटम कहाँ होते हैं, वॉइड्स में होते हैं। वजह ये क्योंकि कार्बन का साइज आयरन के साइज से बहुत छोटा है, तो आयरन के क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो वॉइड होंगे उसमें आराम से कार्बन के एटम प्लेस्ड हो जाते हैं, उससे बनता है कास्ट आयरन। तो ये थी आपके इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और ये थी आपके सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। तो ये दो तरह की इम्प्योरिटी डिफेक्ट होती है। चलो एक न्यूमेरिकल्स करते हैं, देखिए। ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट से रिलेटेड एक सवाल है, एक न्यूमेरिकल है। देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड परसेंटेज ऑफ Ni+2 and Ni+3 ion in निकल 0.95। ओहो, ये एक निकल ऑक्साइड का फार्मूला है जिसके अंदर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। अब इसमें हमको Ni+2 और Ni+3 का परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंट निकल+2 है, कितने परसेंट निकल+3 है। अब देखो इसके अंदर निकल जो होता है ना, निकल Na+2, अब ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 0.95। अब ये निकल की इसके अंदर दो फॉर्म्स हैं। ज़्यादातर निकल के एटम तो Na+2 की फॉर्म में होंगे, कुछ Na+3 की फॉर्म में भी होंगे। देखो यदि इसके अंदर डिफेक्ट ना होती तो इसका फार्मूला ये होता,
निकल ऑक्साइड, जिसमें निकल के ऊपर 2 यूनिट चार्ज होते, ऑक्साइड के ऊपर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता, तो टोटल चार्ज 0 हो जाता। बट यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ निकल अपने लैटिस साइड से बाहर आ गए। अब निकल यदि बाहर आए तो पॉजिटिव चार्ज के साथ बाहर आया, उसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कुछ निकल +2 निकल +3 में कन्वर्ट हो गए। यानी कि डिफेक्ट के साथ जो फार्मूला है ना, यहाँ तो निकल 1 की जगह कितना रह गया, कम रह गया, 0.95 रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि कुछ निकल +2 क्रिस्टल लैटिस से बाहर आ गए। बट चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या हुआ कि कुछ निकल +2 +3 में कन्वर्ट हो गए। अब ये पता नहीं कि कितने +3 में कन्वर्ट हुए, कितने +2 में रहे, वो हमको निकालना है। सपोज कीजिए निकल +2 का नंबर है x, 0.95 में निकल +2 का नंबर कितना है, x है। तो निकल +3 का नंबर कितना होगा, 0.95 - x। अच्छा, ये कन्वर्जन हुआ क्यों? निकल +2 निकल +3 में क्यों बदले? चार्ज को मेंटेन करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के बराबर करने के लिए। नेगेटिव चार्ज -2 है तो पॉजिटिव भी +2 रहना चाहिए। यानी कि ये निकल +2 और +3 दोनों का मिलके कुल चार्ज कितना होना चाहिए, 2 यूनिट चार्ज होना चाहिए। क्योंकि एनाइन के ऊपर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल केटायन कितने, 0.95 केटायन के पास भी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। सेपरेटली जो इसका चार्ज है, देखिए चार्ज वो कितना है, 2x। कैसे? क्योंकि 2 यूनिट पॉजिटिव है ना, और नंबर ऑफ आयन x है तो 2x। सेपरेटली इसका चार्ज होगा, देखिए 3 × 0.95 - x। चलो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5×5 = 28, ठीक है ना। तो 2.85 - 3x, ये चार्ज हो गया। अब टोटल चार्ज जरा देखिए, टोटल चार्ज। अब भाई देखिए Na+2 का टोटल चार्ज है 2x, Na+3 का टोटल चार्ज है 2.85 - 3x, और ये इक्वल होना चाहिए 2 के इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब आपके पास एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन से निकाल लेंगे x की वैल्यू। तो -3x में से 2x गया तो कितना बचेगा, -x या -x। उधर देखिए 2.85 को उधर ले जाइए, 2 में से घटेगा -0.85 माइनस से माइनस कैंसिल, x = 0.85। यानी कि आपके पास जो निकल +2 आया ना, वो कितना आया, 0.85। तो नंबर ऑफ जो Na+2 है वो कितना आया, 0.85। अच्छा, नंबर ऑफ Na+3 वो कितना आएगा, ज़रा देखिए कि 0.95 - x, यानी कि 0.95, x कितना है, 0.85, वैल्यू कितनी आएगी, 0.1, कितना आएगा, 0.1। निकल +2 है या निकल +3 है या निकल +2 है। अब परसेंटेज निकाल लेते हैं कि परसेंटेज ऑफ निकल +2। अच्छा, 0.85 0.95 में से है, टोटल तो 0.95 में से 0.85 निकल +2 है, तो परसेंटेज हो जाएगी 0.85 × 100/0.95। बस इसी को सोल्व करना है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसी तरीके से परसेंटेज ऑफ निकल +3 ये भी निकाल सकते हैं हम। तो 0.1 है ना, ये 0.1, तो देखो 0.1 × 100/0.95। बस इसको सॉल्व कीजिए, इसकी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है ना। ये 10/0.95 है, बस सॉल्व करना है, इसकी भी परसेंटेज आ जाएगी। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है, देखिए आप बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं।
कैसे करेंगे जरा देखिए, ध्यान से समझना है इसको। देखो इसको 100 मॉलिक्यूल अज्यूम करो कि प्योर फॉर्म में आपके पास 100 मॉलिक्यूल है, अज्यूम करो प्योर फॉर्म में दिमाग में कि निकल ऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल है जो डिफेक्ट लेस है, जिसमें डिफेक्ट नहीं है, 100 है। तो 100 में निकल +2 के भी 100 आयन होंगे और ऑक्साइड भी 100 होगा। बट 100 में से 5 निकल +2 को हमने बाहर कर दिया। ध्यान देना, 100 में से क्या क्या हमने 5 निकल +2 को बाहर कर दिया। क्या कैसे पता लगा? भाई एक में से 0.95 बचा ना, तो 100 में से कितना बचेगा? 95 बचेगा। एक में से, क्योंकि निकल था ना NiO, ये NiO, तो एक निकल था एक ऑक्सीजन था। अब एक में से आपने 95 बचा, 0.95 बचा, तो 100 में से कितना बचेगा? 95। अब 100 में से 95 कब बचेगा? जब 5 बाहर निकल जाएंगे। तो 100 निकल +2 में से 5 निकल +2 को आपने बाहर कर दिया। अच्छा, जब 5 निकल +2 बाहर गए तो कितने यूनिट चार्ज अपने साथ ले गए? 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले गए अपने साथ, क्योंकि एक निकल +2 के ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। 5 निकले तो कितना चार्ज गया? 10 यूनिट चार्ज गया। अब वो 10 यूनिट चार्ज को दोबारा पाने के लिए जो 95 निकल +2 बचे, उसमें से 10 निकल +2 निकल +3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो 10 यूनिट चार्ज को अटेन करने के लिए, रीगेन करने के लिए क्या होगा कि 10 निकल +2 कन्वर्ट किस में होंगे? निकल +3 में। क्योंकि एक निकल प्लस से 1 यूनिट चार्ज बढ़ेगा ना, तो 10 से 10 यूनिट बढ़ जाएगा। यदि ये 10 लोगे तो ये भी 10 हो जाएगा। अब 95 में से 10 निकल +2 निकल +3 में बदल गए तो कितने बचेंगे? 85 बचेंगे। तो 100 में से बचे 85, तो एक में से कितना बचा? 0.85 आ गया, 0.85। निकल +3 कितने बने? 10। तो 100 में से 10, तो एक में से कितना बनेगा? 0.1। ये निकल +3 आ गया 0.1। तो डायरेक्ट भी हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन चलाए, खाली दिमाग से सोच करके। यहाँ पर आपकी सॉलिड स्टेट चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसके जो भी तुम्हारे डाउट हो, देखो क्वेश्चन NCERT से शुरू करना। NCERT के सॉल्व एग्जाम्पल एडवांस तक में पूछे गए हैं। NCERT शीट 43 ईयर में जो भी आपके डाउट हो, डाउट नंबर, बायो, मैथ्स लिख करके, बुक्स का नाम लिख करके आप व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हो। 1 बाय 1 यहाँ आकर के भी आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। आप पूछिए, फिर एक दिन मैं इसका डाउट लेक्चर बना करके मैं यहाँ पर डाल दूँगा। आज मैं सॉलिड स्टेट के बाद का जो अगला चैप्टर है, जिसका नाम है सॉल्यूशन, वो मैं चालू कर रहा हूँ। देखें, हाँ देखिए बच्चों, अब अगला चैप्टर चालू करने जा रहे हैं हम। सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन। चैप्टर थ्योरेटिकल भी है, न्यूमेरिकल भी है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर साल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि देखो, मल्टीपल कंसेप्ट के क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसमें। इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट भी इसमें लग जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एडवांस में इसमें से हर साल एक अच्छा सा सवाल, अच्छा सा क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। मेडिकल में तो आता ही है, मेडिकल में तो एक से ज़्यादा भी आ जाते हैं कभी कभी, बट एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही आता है इसमें। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेफिनेशन 11th क्लास में भी थोड़ा सा मॉल कॉन्सेप्ट में हमने सॉल्यूशन को डिस्कस किया था। वहाँ केवल कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़ी थी। कंसंट्रेशन को दोबारा से रिपीट करेंगे क्योंकि बोर्ड में भी एग्जाम्पल आ जाता है, कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल आ जाता है, कंपटीशन में भी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। चलो सॉल्यूशन क्या है भाई? तो देखो, होमोजीनियस मिक्सचर को कहते हैं सॉल्यूशन, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज नॉन एज सॉल्यूशन। कि
होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर substances is known as solution। देखो होमोजीनियस मिक्सचर से मतलब क्या है, जैसे पानी में नमक हमने घोल दिया तो नमक और पानी मिलकर के यूनिफॉर्म मिक्सचर बना लेते हैं। घुलने के बाद आपको नमक अलग पानी अलग दिखाई नहीं देगा, दूर से देखने पर आप बता नहीं सकते इसमें नमक घुला हुआ है, टेस्ट करने के बाद ही हम उसको जांच सकते हैं इसमें नमक घुला हुआ है। उसमें चीनी डाल दीजिए, चीनी भी पानी में घुल करके एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बना लेती है, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि यूनिफॉर्म मिक्सचर। हम कहते हैं ना कि नमक और पानी एक जान हो जाते हैं, मतलब यूनिफॉर्म हो जाते हैं, ऐसे मिक्सचर का नाम होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और इसका कहते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के कंटेंट्स क्या है, देखिए कंटेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो किसी भी सॉल्यूशन के दो कंटेंट्स होते हैं, हम एक को तो कहते हैं सॉल्यूट, हम एक को तो क्या बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं सॉल्वेंट। पहले सॉल्यूट की बात करते हैं। सॉल्यूट देखो जिस कंटेंट की, जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन से डिफरेंट होती है वो कहलाता है सॉल्यूट। देखो ये पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट है ना, इसके तीन बेस हैं इसको डिफाइन करने के। तो पहला बेस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। देखिए सबसे पहले ये लिखने के पहले हम यहाँ लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मतलब फिजिकल स्टेट के बेस पर इसको हम जांच रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं। फिजिकल स्टेट के बेस पर जो सॉल्यूट होगा, देखिए सॉल्यूट वो क्या होगा, तो देखो जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन से अलग हो हम उसे कहते हैं सॉल्यूट, यानी कि फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन। फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम सॉल्यूशन। जब कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन से डिफरेंट हो उस कंपोनेंट का नाम क्या कहलाएगा सॉल्यूट, उसको कहेंगे हम सॉल्यूट। सॉल्वेंट में नंबर 2 सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में क्या होता है, देखिए फिजिकल स्टेट इज सेम एज सॉल्वेंट एज सॉल्यूशन। जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के जैसी ही हो, सॉल्यूशन लिक्विड हो तो कंपोनेंट भी लिक्विड हो, सॉल्यूशन गैस हो तो कंपोनेंट भी गैस हो, हम उसे क्या कहेंगे, हम सॉल्वेंट कहेंगे। ये ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का क्लासिफिकेशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि NaCl है, नमक है। अब नमक क्या होता है आपके सॉलिड होता है, इसको वाटर में डिज़ोल्व किया हमने, वाटर, वाटर की फिजिकल स्टेट लिक्विड होती है। अच्छा दोनों से क्या बना, नमक का NaCl का बना एक्वस सॉल्यूशन, और इस एक्वस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होती है लिक्विड होती है। देखो पानी में नमक घोलेंगे तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा लिक्विड बनेगा, ऐसा नहीं है कि नमक सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड बनेगा। सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट हमेशा सॉल्वेंट के जैसी होती है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे HCl है,
अब इसकी फिजिकल स्टेट होती है गैस। HCl को वाटर में डिजोल्व किया, वाटर की तो लिक्विड होती है सभी जानते हैं, तो ये बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl का एक्वस सॉल्यूशन, और इसकी फिजिकल स्टेट होती है लिक्विड। तो आप देखिए ये NaCl और HCl, इनकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन से डिफरेंट है। सॉल्यूशन से, सॉल्वेंट से कंपैरिजन नहीं करेंगे हम, सॉल्यूशन से करेंगे। सॉल्यूशन दोनों के लिक्विड है, बट NaCl सॉलिड है, HCl गैस है। तो ये दोनों तो आपके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट कहलाएंगे। ये भी सॉल्यूट है, ये भी सॉल्यूट है। अच्छा, वाटर, दोनों में सॉल्वेंट वाटर है ये, और वाटर भी लिक्विड है और सॉल्यूशन भी लिक्विड है, तो वाटर कहलाएगा यहाँ पर सॉल्वेंट। ये पहला है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐसे डिस्टिंग्विश करते हैं। सेकंड देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये अमाउंट वाला कंसेप्ट हम तब लगाते हैं जब फिजिकल स्टेट सेम हो। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो फिजिकल स्टेट ही देखी जाएगी, बट हम यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के फिजिकल स्टेट सेम हो, जैसे यहाँ तो पानी में नमक घोल रहे हैं, अब यदि वाटर में अल्कोहल डिजोल्व करें, अब अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड है। अब ऐसे में किसको सॉल्यूट कहेंगे, किसको सॉल्वेंट कहेंगे, तो ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। अमाउंट वाला कंसेप्ट तभी लगेगा इफ बोथ कंपोनेंट हैव सेम फिजिकल स्टेट, सेम फिजिकल स्टेट। यदि सभी कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सेम हो तो बेस क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही है। अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूट का मतलब क्या है। सॉल्यूट तो देखो, जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी कम होगी वो तो होगा सॉल्यूट, यानी कि कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। लेस क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होगा वो तो होगा सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कौन सा कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी, वो तो होगा सॉल्यूट। अच्छा, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ क्या होगा, कंपोनेंट प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी, वो हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें फिजिकल स्टेट सेम होती है, जैसे कि हमारे पास एक तो अल्कोहल है। देखिए अल्कोहल, इसको हमने वाटर में डिजोल्व किया क्योंकि अल्कोहल वाटर में डिजोल्व हो जाता है। अब देखो, अल्कोहल तो ले हम 10 ग्राम, वाटर लेते हैं हम 90 ग्राम, और ज़्यादा ले लो, 100 ग्राम ले लो वाटर, 100 ग्राम ले लीजिए वाटर। अब आपका बनेगा सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में अल्कोहल तो होगा सॉल्यूट और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। अब जो सॉल्यूशन बनेगा उसको क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल। ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, भाई ये अल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन है। और एक्वस वर्ड का यूज़ तभी किया जाता है जब वाटर एज अ सॉल्वेंट हो, वाटर एज अ सॉल्वेंट हो। तो ध्यान दीजिए, जब फिजिकल स्टेट सेम होती है तो जिस कंपोनेंट का अमाउंट कम होगा वो तो होगा सॉल्यूट, और जो लार्ज क्वांटिटी में होगा वो होगा आपके सॉल्वेंट। ये हमने डिस्टिंग्विश किसको किया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिस्टिंग्विश किया है। तो इस तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिस्टिंग्विश किया जाता है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
concentration of solution. अब देखो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में 11th क्लास में भी बहुत कुछ हमने डिटेल में पढ़ा है, बस उसी का रिपीटेशन है। अब कंसंट्रेशन में हम किसको डिफाइन करते हैं? सॉल्यूट के अमाउंट को करते हैं। तो कंसंट्रेशन का एक ही मतलब है, देखिए कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन given quantity of solution और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन या सॉल्वेंट की किसी गिवन क्वांटिटी में जितना सॉल्यूट घुला हुआ रहता है हम उसे कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इस कंसंट्रेशन का मेजरमेंट कैसे करते हैं? देखिए, मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इसको नापते कैसे हैं? तो कंसंट्रेशन को नापने के बहुत सारे तरीके हैं। उन तरीकों का वन बाय वन अपन यहाँ देखिए जिक्र करते हैं। देखिए, पहला तरीका है जिसको कहते हैं मोलरिटी। क्या कहते हैं इसको? मोलरिटी। क्या होता है मोलरिटी? तो मोलरिटी का मतलब होता है कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये हो गई मोलरिटी। मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, हम इसे कहेंगे मोलरिटी। अच्छा, जो थ्योरी में लिखा अब उसको फॉर्मूले में लिख देते हैं। तो फॉर्मूले में देखो, मोलरिटी का फॉर्मूला बनेगा आपका कि मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मॉल का सिंबल होता है स्मॉल एन, तो मॉल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हो गया मोलरिटी। अच्छा, मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? देखिए, यूनिट ऑफ मोलरिटी, तो यूनिट होती है मोल पर लीटर। और इस मोल पर लीटर को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एम का मतलब होता है मोल पर लीटर। चलो यहाँ तक आप पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम इसको देखते हैं। अब देखिए, मोलरिटी की जो मैथमेटिकल वैल्यूज़ है उसके बेस पर भी हम सॉल्यूशन को एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं। देखिए, अभी जैसे कि मोलर सॉल्यूशन, एक टर्म आती है मोलर सॉल्यूशन। देखिए, मोलर सॉल्यूशन। अब भाई, ये मोलर सॉल्यूशन क्या है? तो देखो, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो। ध्यान दीजिए, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कितनी हो? 1 मोल पर लीटर, हम उसे क्या कहेंगे? मोलर सॉल्यूशन कहेंगे। यानी कि सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। कभी कभी किसी न्यूमेरिकल में लिखा आ जाता है ए मोलर सॉल्यूशन, तो इसका एक ही मतलब है कि उसने मोलरिटी दे दी और वो कितनी है? 1 मोल पर लीटर। ये खास कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को नाम क्या दे दिया? मोलर सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? अच्छा, यदि किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको मान लीजिए जैसे कि 2m NaCl एक्वा सॉल्यूशन है। देखिए, एक डेटा आपके सामने लिखा हुआ है कि 2m का मतलब मोल पर लीटर, NaCl एक्वा सॉल्यूशन, तो इसका एक ही मतलब होता है
2 मोल NaCl यानी कि नमक घुला हुआ है, डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में नमक के 2 मोल घुल रहे हैं, तो कंसंट्रेशन कितनी होगी? 2 मोल पर लीटर। और ये इसका मीनिंग होता है। बात समझ में आ गई? तो ये आपके मोलरिटी पहली इसका मेजरमेंट है। देखिए नंबर 2 दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी, अब हालांकि नॉर्मलिटी कोई आजकल ज़्यादा काम नहीं आती, लेकिन देख लेते हैं नॉर्मलिटी। मोलरिटी में एक रिलेशन भी आपको बताया था 11th क्लास। यहाँ क्या लिखा था? मोल ऑफ सॉल्यूट। अब मोल की जगह क्या लेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। जैसे मोल होता है ना, जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी मोल कहते हैं, है ना, ऐसे ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट एक ही बात है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। हम इसे क्या कहते हैं? नॉर्मलिटी। चलो इसका फार्मूला कैसे बनेगा देखिए। नॉर्मलिटी इक्वल टू, तो ग्राम, तो देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे हम मोल लिखा ना, मोल क्या होता है? ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लेंगे हम इसको, सॉल्यूट का वेट किस में लेंगे? ग्राम में लेंगे। और डिवाइड किससे करेंगे? इक्विवेलेंट वेट से करेंगे। यहाँ ग्राम यदि गिवन हो तो डिवाइड करेंगे हम मॉलिक्यूलर वेट से, यहाँ डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट वेट से। यही आपके नॉर्मलिटी का फार्मूला है। अब देखो जैसे यहाँ होता है, अच्छा यूनिट क्या होगी नॉर्मलिटी की? देखो यूनिट, अब इसकी यूनिट होती देखिए ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। कैपिटल एन का मतलब होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब जैसे मोलर सॉल्यूशन है ना, ऐसे होता है नॉर्मल सॉल्यूशन। क्या होता है? नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मल सॉल्यूशन में बस 1 m की जगह आएगा 1 n, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 1 n, इसी को कहेंगे हम नॉर्मल सॉल्यूशन। अच्छा नॉर्मलिटी मोलरिटी में एक बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। देखिए नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, इंटू वैलेंसी। आप मोलरिटी निकाल के भी नॉर्मलिटी निकाल सकते हो, बस मोलरिटी को वैलेंसी से मल्टीप्लाई करना है। चलो देखिए टाइम देखते हैं कितना हो गया। चले 44 मिनट का वीडियो बन चुका है बच्चों। अब नॉर्मलिटी के आगे और कंसंट्रेशन टर्म को हम कल डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट के जो भी डाउट हो आप भेज दीजिए, बिल्कुल एक डाउट लेक्चर बना करके यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा।